ओके, हम स्टार्ट करते हैं। सॉरी, थोड़ा नेटवर्क इशू था इसलिए मैं बीच में मेरे को क्लास ओवर करनी पड़ी। ठीक है, देखो प्रोडक्ट मेथड के अंदर क्या होता है। प्रोडक्ट मेथड के अंदर हम पहले क्या निकालते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है हमारा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, फिर हम चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट मींस होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैसे निकालते हैं हम, जीडीपी एमपी। देखो इस मेथड के अंदर जो हमारा हम निकालते हैं वो होता है जीडीपी एमपी, फिर उससे हमको एनएनपी एफसी निकालना पड़ता है। अब आया समझ में तुम्हें कैसे हम निकालते हैं। एम आई ऑडिबल? नवनीत एंड अमीशा, नवनीत तुमको समझ में आया कि हमें इसमें फॉर्मूला कैसे लगाना है। पहले हम देखो क्या निकालेंगे। देखो कोई भी चीज समझने से पहले तुम उसके स्टेप समझो। प्रोडक्ट मेथड के अंदर दो स्टेप होते हैं। क्या क्या स्टेप होता है, एक हमें निकालना होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट जिसका फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। फिर आ जाओ प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या निकलता है, जीवीए। जीवीए को बोलते हैं हम जीडीपी एमपी। उसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको क्वेश्चन में दिया जाता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट आप निकालते हो। जीडीपी एमपी तुमने निकाली। जीडीपी एमपी के बाद अब तुम में से कोई मुझे बता सकता है कि इससे हम एनएनपी एफसी निकालने के लिए क्या चीज ऐड करेंगे और क्या चीज माइनस करेंगे, कोई भी दोनों में से बता सकता है कोई। अमीशा, नवनीत, yes, कोई बता सकता है मुझे कि हम जीडीपी एमपी दे रखा है और एनएनपी एफसी निकालना है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर एनएनपी एफसी निकालने के लिए। कोई आइडिया, एनी आइडिया टू एनीबडी, कोई आइडिया, हाँ या ना में जवाब दे दो मुझे, यस और नो में। ओके अमीशा, यू देखो इसके अंदर हमें क्या करना है स्टूडेंट। सबसे पहले मैंने तुम्हें बेस समझाया था, जीडीपी एमपी दे रखा है, ग्रॉस से कहाँ जाना है, नेट। नेट जाएंगे तो डेप्रीसिएशन को क्या करना है, माइनस। इसलिए देखो क्या लिखा हुआ है, जीडीपी एमपी माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ब्रैकेट के अंदर डेप्रीसिएशन डाला हुआ है, मतलब सीधा डेप्रीसिएशन माइनस करना है। अब हम डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जा रहे हैं तो एनएफआईए को ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था डोमेस्टिक में एनएफआईए इंक्लूडेड नहीं होता, नेशनल में एनएफआईए इंक्लूडेड होता है। अब आ जाओ नेक्स्ट में क्या करना है हमको, हमें मार्केट प्राइस की से हमें कहाँ जाना है, फैक्टर कॉस्ट। तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का डिफरेंस होता है, तो उसका डिफरेंस हमें क्या करना है, माइनस करना है एमपी से एफसी निकालने के लिए। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जीडीपी एमपी में डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे, एनएफआईए को ऐड करेंगे और माइनस एनआईटी करेंगे। आया समझ। नवनीत तुम्हें आया समझ किस तरह से करना है, क्योंकि अभी मैं लैपटॉप से ज्वाइन नहीं कर पा रही, तो मैं तुम्हें ना व्हाइट बोर्ड शेयर करके पढ़ा नहीं पाऊंगी आज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अब देखो पहला मेथड क्लियर हो गया तुम लोगों को। मैं तुम्हें इसके कल प्रैक्टिकल्स कराऊंगी, आज से फॉर्मूला समझ लो ताकि प्रैक्टिकल से तुम और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। हर एक मेथड के मैं कल तुम्हें प्रैक्टिकल के थ्रू बताऊंगी कि एग्जाम में किस तरह से चीजें आती हैं। नेक्स्ट तुम्हारा मेथड आता है इसके अंदर, इनकम मेथड। देखो इनकम मेथड के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, पहला हमारा प्रोडक्ट मेथड था। इनकम मेथड के अंदर हम बेसिकली इनकम को लेके चलते हैं, जिसमें सारे जो क्राइटेरियाज होंगे नेशनल इनकम निकालने के लिए वो सारे होंगे इनकम मेथड। इनकम मेथड को हम डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड भी बोलते हैं। देखो इस मेथड के हिसाब से नेशनल इनकम को किसके टर्म्स में हम एक्सप्रेस करते हैं, फैक्टर पेमेंट के टर्म्स में। फैक्टर पेमेंट का मतलब होता है एम्प्लॉयज को पेमेंट करना, रेंट देना, लेना टू द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर में।
ठीक है, देखो तुम्हें एक बात पता है कि जो हाउस होल्ड होते हैं, हाउस होल्ड कौन होते हैं? जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर होते हैं, जैसे लेबर हो गया, लेबर के साथ साथ तुम्हारे कैपिटल ओनर हो गए, ये सब हाउस होल्ड ओनर्स होते हैं। तो इनको भी हमें क्या करनी पड़ती है? फैक्टर पेमेंट देनी पड़ती है। तो जब कोई भी चीज फैक्टर पेमेंट में एक्सप्रेस हो रही है तो इनकम मेथड के अंदर आएगी। तो देखो इनकम मेथड का पहला पार्ट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। यहाँ तक क्लियर है? तुम्हें कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में तो मुझे अभी बता दो। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नो मैम। ठीक है, देखो इनकम मेथड का पहला पार्ट होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? देखो हम एम्प्लॉयज को कंपनसेशन दे रहे हैं, मतलब एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं ना उनको हम सैलरी पे कर रहे हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट पार्ट आता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। इसका मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं? एम्प्लॉयज को कैश पे कर रहे हैं और सैलरी पे कर रहे हैं। किसको? एम्प्लॉयज को, बाय द एम्प्लॉयर के द्वारा। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने काम किया उसका रिवार्ड मिल रहा है इनको। पहला जो पार्ट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर आता है वो है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। सेकंड पार्ट जो हमारे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंडर आता है वो पेमेंट इन काइंड। देखो जरूरी नहीं होता कि हर बार एम्प्लॉयज को कैश में ही पेमेंट मिले, कभी कभी हम अदर बेनिफिट्स के थ्रू उनको पेमेंट करते हैं। जैसे किसी एम्प्लॉयर ने, एम्प्लॉयर कौन होता है? जो पेमेंट करता है, जो ओनर होता है किसी कंपनी का, एम्प्लॉयज जो हम काम कर रहे हैं। तो अगर किसी एम्प्लॉयर ने क्या दिया है? काइंड में बेनिफिट्स दिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमीषा जॉब करने के लिए जयपुर से कहाँ जाती है? दिल्ली जाती है। तो दिल्ली में उसे अब उसको अकोमोडेशन तो चाहिए होगा। तो लाइक वो सोचती हूँ कि या तो मैं रेंट पर रहूं या मैं कोई फ्लैट लेके रह लेती हूँ। बट सडनली उसके एम्प्लॉयर ने ये कहा कि उनके यहाँ एक फैसिलिटी होती है, एम्प्लॉयज को एक बेनिफिट दिया जाता है कि वो उनको क्या करेंगे? एक रेंट फ्री अकोमोडेशन देंगे। मतलब ऐसा अकोमोडेशन जिसमें उनको कोई रेंट नहीं देना पड़ेगा, एवरीथिंग इज बियर्ड बाय द कंपनी। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द पेमेंट्स इन काइंड। इसको हम बोलते हैं कि कोई ऐसे बेनिफिट जो कैश में ना होकर काइंड में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। देखो इसके अंदर क्या आता है? कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर कुछ परसेंटेज अपनी सैलरी का एक प्रोविडेंट फंड में डालते हैं। फिर जब रिटायरमेंट का टाइम आता है, जो पैसा रिटायरमेंट, हेलो एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? ओके, सो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी में क्या होता है? इसमें वो पेमेंट्स आती हैं जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। और रिटायरमेंट के टाइम पे क्या होता है? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन में तो सिर्फ एम्प्लॉयर ही करेगा, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं स्टूडेंट्स के जहां पर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन इस केस में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी में सिर्फ एम्प्लॉयर ही करेगा। ठीक है, कुछ परसेंटेज होता है। फॉर एग्जांपल मान लो 15% उसने कंट्रीब्यूट किया किसमें? सोशल सिक्योरिटी में। किसके बिहाफ पे? एम्प्लॉयज के बिहाफ पे। जब एम्प्लॉय का रिटायरमेंट आएगा तो जो अमाउंट इकट्ठा हुआ होगा ना, वो हम इसको एक तरह से रिटायरमेंट पे दिए जाएगा। 3 पॉइंट तुम्हें क्लियर है? एनी डाउट टू एनीवन रिगार्डिंग 3 points? First point is wages and salaries in cash. Second point is payments in kind. Third point is employers' contribution to social security. कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, अमीषा तुम्हें कोई डाउट? ओके, फोर्थ पॉइंट इज पेंशन ऑन रिटायरमेंट। ये सब चीजें ध्यान रखो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर आती हैं। देखो रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? रिटायरमेंट का मीन्स होता है जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से या कंपनीज में काम करते हैं तो एट अ पॉइंट जब हम 60 की एज पे पहुंच जाते हैं तो हम उससे रिटायर ले लेते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो जो हमने काम किया उसके बिहाफ पे हमें क्या मिलती है? हर महीने पेंशन मिलती है। तो देखो जो रिटायरमेंट में जो पेंशन दी जाती है वो भी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में, और वो भी एक एम्प्लॉय के कंपनसेशन का पार्ट होता है। यहाँ तक क्लियर है? एक चीज बताओ, तुम्हें मेरा पढ़ाया हुआ समझ तो आता है ना चीजें, या फिर ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल दिमाग से ऊपर जा रही है या बहुत फास्ट जाता है? मैम समझ में आता है। ठीक है अमीषा तुम्हें? ओके, सो फर्स्ट पार्ट क्लियर है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज।
ओके अब देखो सेकंड जो पॉइंट आता है अंडर इनकम मेथड के अंदर, वो क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। देखो ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है ऐसी इनकम जो एक एम्प्लॉय कहाँ से कमाता है? प्रॉपर्टी से और एंटरप्रेन्योरशिप से। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने अपना क्या किया, एक चॉकलेट का बिजनेस स्टार्ट किया। मेरे को चॉकलेट बनाने का बहुत शौक था, तो मैंने इसके लिए क्या किया, अपना एक ऐसा मेरे घर में इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, इतने कमरे थे ही नहीं कि मैं ये सब चीजें बना सकूं, तो मैंने इसके लिए एक रेंट पे रूम लिया। ठीक है, अब रेंट पे मैंने रूम लिया तो मैं रेंट भी तो दूंगी ना सामने वाले इंसान को जिसने मुझे रूम दिया, तो उसके लिए वो इनकम क्या होगी? ऑपरेटिंग सरप्लस होगी। इसको हम बोलते हैं कोई भी ऐसी इनकम जो हम प्रॉपर्टी से और अपने बिजनेस से कमाते हैं उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। तो देखो इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, पहला होता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, सेकंड होता है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है? फर्स्ट आता है हमारा इसके अंदर रेंट एंड लॉयल्टी और इंटरेस्ट। ये तुम्हें समझ में आया कि हमने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी होगी तो हमें जो रेंट से इनकम होने वाली होती है वो होता है हमारा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है स्टूडेंट हमारा कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना या कोई हमारा बिजनेस स्टार्ट करना। तो अगर हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट ही होता है। आज तुम सब देखते हो जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उन्हें कोई सैलरी तो नहीं मिलती, उन्हें क्या होता है? प्रॉफिट होता है, और उस प्रॉफिट में से वो क्या देते हैं? हमको सैलरी देते हैं। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। पहला आपका पार्ट है डिविडेंड, सेकंड पार्ट है कॉर्पोरेट सेविंग्स, थर्ड पार्ट है कॉर्पोरेट टैक्स। देखो डिविडेंड क्या होता है, थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, ये थोड़ी ग्रेजुएशन लेवल की नॉलेज है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड बिकॉज आपको इसके जब न्यूमेरिकल्स करने होंगे तो ये सब टर्म्स आएंगी। देखो डिविडेंड का मतलब होता है वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट का वो पार्ट है जो हम शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब होल्डर्स कौन होते हैं? देखो जब कंपनी स्टार्ट होती है तो कंपनी के पास खुद का पैसा तो होता नहीं है। फॉर एग्जांपल अमीशा को कोई कंपनी स्टार्ट करनी है, टॉयज की कंपनी स्टार्ट करनी है, तो देखो इसके अंदर अमीशा के पास 5 लाख 6 लाख तो होंगे नहीं कि वो पहले दुकान लाए फिर टॉयज बनाने की मशीन लाए। अगर उसको टॉय बनाने भी नहीं है तो वो बाजार से अगर टॉयज लाके रीसेल भी करती है तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो वो क्या करती है? अपने शेयर्स क्या करती है? मार्केट में इशू करती है। मार्केट में लोग खरीदते हैं और खरीदने के बाद अमीशा के पास मनी आती है। तो अब देखो ये मनी लोगों ने ऐसे तो नहीं दी, लोगों को इसके बदले रिटर्न तो चाहिए होगा। तो जो रिटर्न अमीशा क्या देगी? शेयर होल्डर्स को देगी। शेयर होल्डर्स कौन? जिन्होंने अमीशा के शेयर्स परचेज किए थे, उसके बदले अमीशा उनको डिविडेंड देगी। डिविडेंड कहां से देगी? जो उसे प्रॉफिट अर्न होगा टॉय सेल करके। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द डिविडेंड इंक्लूडेड। इट इज दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर्स के अमोंग, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिविडेंड। पहला पार्ट तुम्हें प्रॉफिट का क्लियर है? इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इसके अंदर कॉर्पोरेशन सेविंग्स। देखो कॉर्पोरेट सेविंग्स क्या होती हैं? ये प्रॉफिट का वो पार्ट होता है बेसिकली जो हम क्या करते हैं, हमारी रिटेन अर्निंग्स करके रखते हैं, बचा के रखते हैं हमारी सेविंग्स। अब प्रॉफिट में से सब कुछ तो तुम खर्च नहीं कर दोगी। अमीशा को अगर टॉयज के बिजनेस से क्या हो रहा है, 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 लाख में से मान लो उसने 1 लाख डिविडेंड में दे दिए क्योंकि ये देना जरूरी था। अब जो बचे 4 लाख है, 4 लाख में से हमेशा हर चीज तो खर्च नहीं कर देगी, थोड़ा बहुत पैसा सेविंग्स रखेगी, तो वो होती है हमारी कॉर्पोरेट सेविंग्स, जिसको हम बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो कॉर्पोरेट सेविंग्स क्या होती हैं? प्रॉफिट का वो पार्ट होता है जो फर्म अपने पास रखती है। क्यों रखती है? ताकि फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेनिटी आए तो वो उसको क्या कर सके? बियर कर सके उस सेविंग से। दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट सेविंग्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। नेक्स्ट आता है तुम्हारा कॉर्पोरेट टैक्स। देखो आप सबको पता है कि हमें हमारी इनकम पे टैक्स देना पड़ता है, और वो टैक्स गवर्नमेंट के लिए क्या होता है? रेवेन्यू होता है। उसी से गवर्नमेंट रेलवेज, रोड्स, ब्रिजेस बनवाती है, और टैक्स अगर हम नहीं देते हैं तो वो ब्लैक मनी के अंदर काउंट होता है। तो देखो कॉर्पोरेट टैक्स वो पार्ट होता है प्रॉफिट का जो गवर्नमेंट को हम पे करते हैं बाय वे ऑफ प्रॉफिट टैक्स। तुम अमीशा को 5 लाख की इनकम हुई तो 5 लाख में से उसमें 1 लाख डिविडेंड दिया, 4 लाख बचे। 4 लाख में से उसने क्या किया? 1 लाख सेविंग्स करके रख दी, 3 लाख।
अब इस 3 लाख में से उसको 20% या 10% क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते हैं तो फिर उसके बाद हमारी ये जो मनी होती है ब्लैक मनी और करप्शन मनी के अंदर काउंट होती है। आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे लोग ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, ब्लैक मनी का ये सब चीजें करते हैं, टैक्स नहीं पे करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, इवेजन करते हैं, ये सब चीजें इलीगल मानी जाती है। ये सब चीजें टैक्स को बचाने का एक तरीका होता है। समझ में आया? प्रॉफिट के 3 पार्ट, फर्स्ट इज डिविडेंड, सेकंड इज कॉर्पोरेट सेविंग्स जिसको हम नेट रिटेन अर्निंग्स भी बोलते हैं, और साथ ही साथ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि कॉर्पोरेट सेविंग्स को अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्यों कहा जाता है? एनीबडी? मेरा क्वेश्चन है कि कॉर्पोरेट सेविंग्स को अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्यों कहा जाता है? नहीं पता। देखो, इसको इसलिए कहा जाता है, मैंने तुम्हें समझाया था कि ये वो सेविंग्स होती है जो एक ओनर बचा के रखता है, मतलब ऐसा प्रॉफिट जो अभी तक दूसरों में बटा नहीं है, ऐसा प्रॉफिट है जो दूसरों में अभी क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। समझ आया? ओके। यस मैम। कॉर्पोरेट टैक्स, अब तुम्हें यहाँ तक कोई डाउट है? 2 मेथड, फर्स्ट मेथड था हमारा वैल्यू एडेड मेथड जिसको हम एक तरह से प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, उसके अंदर पहले जीडीपीएमपी निकलता है, फिर एनएनपीएफसी निकालते हैं। अब हमारा ये मेथड है इनकम मेथड के 2 पार्ट कंप्लीट किए। यहाँ तक कोई डाउट? टिल हियर एनी डाउट टू एनीबडी? लास्ट का प्रॉफिट का थर्ड का क्या है मैम? कॉर्पोरेट टैक्स की बात कर रहे हो? कॉर्पोरेट टैक्स की डिविडेंड का मैम। ओके। देखो, डिविडेंड का मतलब क्या होता है? डिविडेंड वो पार्ट होता है प्रॉफिट का, वो, हाँ, या मैं बोल रही हूँ, मेरी आवाज आ रही है? किसी का माइक शायद म्यूट पे पड़ा हुआ है, तुम दोनों में से अनम्यूट रख रखा है किसी ने अपना माइक? हेलो, एम आई ऑडिबल? मैम ओके, या नवनीत बोलो। मैम डिविडेंड का क्या है एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, मैं बता देती हूँ। देखो, डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड वो पार्ट होता है प्रॉफिट का जो क्या करती है कंपनी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आज तुमने अपनी एक चॉकलेट की बहुत बड़ी कंपनी स्टेब्लिश करी है, तो तुम्हें चॉकलेट बनाने के लिए डार्क चॉकलेट चाहिए, साथ ही साथ तुम डिफरेंट वेराइटीज के चॉकलेट्स बनाते हो। तो लाइक अगर तुम नट्स चॉकलेट बना रहे हो तो उसके लिए भी तुम्हें जितने भी नट्स होते हैं लाइक जो बादाम पिस्ता वो तुम्हें खरीदने होंगे, तो उसके लिए पैसा कहाँ से लाओगे? तुम्हारे पास इतनी सेविंग्स होंगी क्या? तुम अपनी चॉकलेट की कंपनी स्टेब्लिश करने के लिए आई थिंक यू नीडेड लाइक 8 लाख रुपीज अगर तुम्हें लगाने होंगे, तो क्या तुम्हारे पास इतनी सेविंग्स होंगी? ये मेरा क्वेश्चन है तुमसे। नो मैम। नहीं होंगी तो तुम क्या करोगे? शेयर्स इशू करोगे, या तुम, लोन तो ले सकते हैं हाँ जी, मैम, लोन तो ले सकते हैं ना? हाँ, तुम इसमें या तुम लोन भी ले सकते हो, लेकिन तुमने सोचा कि मैं बैंक से लोन नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरी इतनी क्रेडिट वर्थीनेस नहीं है, क्या पता मुझे बैंक लोन दे या ना दे, क्योंकि मेरी इतनी अभी पोजीशन नहीं है कि बैंक एक साथ मुझे 8 लाख रुपीस का लोन दे दे। कोई भी बैंक डाउट करेगा कि हम एक नॉर्मल जिसने अभी तक बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, जिसकी इतनी क्रेडिट वर्थीनेस नहीं है, इसको इतना बड़ा लोन कैसे दे दे? तो तुमने सोचा लेट्स डू वन थिंग, हम एक चीज करते हैं कि हम मार्केट में शेयर्स इशू करते हैं, जो भी लोग मेरे शेयर्स खरीदेंगे उससे जो मनी आएगी ना वो मैं अपने चॉकलेट के बिजनेस में लगा दूंगा, और जो भी प्रॉफिट मैं कमाऊंगा चॉकलेट के बिजनेस से उसका रिटर्न मैं किसको दे दूंगा? शेयर होल्डर्स को। किसके फॉर्म में? डिविडेंड की फॉर्म में। इसलिए डिविडेंड को प्रॉफिट का पार्ट माना जाता है जो शेयर होल्डर्स को हम बाद में क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहा जाता है क्योंकि ये प्रॉफिट बट जाता है शेयर होल्डर्स में। अब क्लियर है तुम्हें? हाँ मैम। मैम जो हमें लोन देता है, अगर उसको अपना पैसा रिटर्न शेयर करता है जो तुम्हें लोन जो तुम्हारे शेयर्स खरीदता है, हेलो,
ओके हाँ, देखो जो तुम्हारे शेयर्स खरीदेगा ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने और अमीशा ने तुम्हारे 100 शेयर्स खरीदे, एक शेयर था 10 रुपए का। अगर मैंने तुमसे 100 शेयर खरीदे 10 रुपए के, तो मान लो लाइक एक साल के बाद तुमने मुझे वो मनी रिटर्न करनी है अलॉन्ग विद डिविडेंड, तो मेरा शेयर्स वहां से मैं ले लूंगी। जो 1000 रुपीज मैंने तुम्हारे पास इन्वेस्ट किए थे अलॉन्ग विद डिविडेंड मुझे मिल जाने चाहिए एक साल के बाद, ऐसा होता है। देखो अगर पैसा नहीं मिलता है ना, फिर शेयर होल्डर्स आप पे केस भी करते हैं, आप पे बहुत सारे जो लीगल एक्शंस उठाने होते हैं वो उठाती है कंपनी पे, क्योंकि शेयर होल्डर्स को ओनर माना जाता है कंपनी का, क्योंकि वही लोग तो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं आपकी कंपनी में। अगर आप उनका पैसा टाइम पे नहीं दोगे तो वो आप पे लीगल एक्शंस कोई ना कोई लेंगे ही लेंगे। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है आपका मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। देखो मिक्स्ड इनकम का मतलब क्या होता है? देखो सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड जो खुद एम्प्लॉयड है, जिसने खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो देखो मिक्स्ड इनकम रेफर्स टू वो इनकम होती है सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की जो अपने लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को लाने के लिए मार्केट में। बेसिकली इसके अंदर सब कुछ आ जाता है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब मिक्स्ड इनकम होती है। इसके अंदर हम सैलरी भी इंक्लूड कर देते हैं, रेंट भी आ जाता है, इंटरेस्ट भी आ जाता है, हर एक चीज का मिक्सचर ऑफ इनकम होता है मिक्स्ड इनकम। क्लियर है? यहां तक क्लियर है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड तक? देखो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड में हम मिक्सचर ऑफ इनकम लेते हैं, सब चीजें आ जाती हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन, जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड एज वेल एज ऑपरेटिंग सरप्लस का। वेजेस भी आ जाती हैं, रेंट भी आ जाता है, रेंट से कोई इनकम कमाई, हमने वेजेस से इनकम कमाई, प्रॉफिट कमाया बिजनेस करके खुद, या फिर किसी को पैसा उधार पे दिया, उस पर जो इंटरेस्ट मिला, वो सब चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो under mixed income we include all the mixture of income. Okay? यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? अभी ना मीट शायद 5 मिनट्स में ओवर हो जाएगी, मैं तुम्हें वापस लिंक सेंड कर दूंगी। ठीक है, ओके। देखो अब इसके अंदर क्या होता है, देखो पहले मेथड के अंदर जीडीपी क्या निकलता था? जीडीपी एमपी। इस मेथड के अंदर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा? एनडीपीएफसी। क्लियर है? अगर हम तीनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब हमें क्या निकालना है? हमें तो नेशनल इनकम निकालनी है। तो अब मुझे कोई बताओ कि क्या करेंगे अगर हमें एनडीपीएफसी दे रखा है और एनएनपीएफसी निकालना है? दोनों में से कोई भी बताओ, किसी को आंसर पता है? अमीशा एंड नवनीत। देखो मैं तुम्हें हिंट दे देती हूँ, हमें डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाना है। अब तुम बताओ क्या करेंगे इसके अंदर? कोई आइडिया किसी को? अमीशा तुम्हें भी कोई आइडिया नहीं है? देखो क्या तुम्हें मेरा पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है। देखो इसके अंदर क्या करना है, हम डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जा रहे हैं, तो हमें नेशनल वाली चीज निकालने के लिए ऑलवेज एनएफआई को ऐड करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। इसलिए हम एनएनपीएफसी निकालने के लिए क्या करेंगे? एनडीपीएफसी में प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। अब आया तुम्हें समझ में कि हम कैसे क्या चीजें निकालते हैं, कि अगर हमें कोई एक चीज दे रखी होगी तो एनएनपीएफसी कैसे निकालना है? देखो अपन यहाँ पर एन से एन है, नेट से नेट है, तो कुछ नहीं करना। डोमेस्टिक से नेशनल जा रहे हैं तो एनएफआई को ऐड कर देंगे, एफसी से एफसी है, हमें कुछ नहीं करना। अब आया तुम्हें समझ में अमीशा एंड नवनीत? ओके नवनीत तुम्हें समझ आया कि हमने क्यों ऐड किया? ठीक है, अब चलो दूसरा मुझे बताओ, तुम्हें जीएनपीएमपी दे रखा है। जीएनपीएमपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट। तुम्हें निकालना है, सॉरी तुम्हें एनडीपीएफसी दे रखा है और तुम्हें जीएनपीएमपी निकालना है।
ठीक है। एनडीपी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और तुम्हें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है। अच्छा बताओ, नेट से ग्रॉस जाएंगे तो क्या करेंगे? नेट से ग्रॉस जाते तो हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन माइनस होगा या प्लस होगा? माइनस। अमीशा तुम्हारा क्या तुम्हारा, मुझे आवाज नहीं आ रही है, क्या होगा? प्लस होगा या माइनस? ओके देखो तुम दोनों ने गलत बोला है। जब हम नेट से ग्रॉस जाते हैं ना तो हमेशा प्लस करते हैं डेप्रिसिएशन, और जब ग्रॉस से नेट जाते हैं तब माइनस करते हैं। ठीक है, अब तुम्हें कंफ्यूजन क्लियर हो, क्योंकि तुम दोनों अपोजिट बोल रहे हो। कंफ्यूजन क्लियर हुआ ग्रॉस और नेट का? यस। ठीक है। अब अच्छा, अब तुम्हें जाना है डोमेस्टिक से नेशनल, तो एनएफआईए माइनस होगा या ऐड होगा? कहाँ से कहाँ जाना है? डोमेस्टिक से नेशनल, एनएफआईए तुम्हारा ऐड होगा या माइनस होगा? मैम ऐड होगा। सही है। अच्छा अब नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा तुम्हारे लिए डिफरेंट होगा, फिर भी बता दो। फैक्टर कॉस्ट से हाँ क्या होगा? माइनस होगा एनआईटी। अच्छा अमीशा तुम्हारा क्या आंसर है? फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जाना है, तो एनआईटी ऐड होगा या माइनस होगा? प्लस क्या होगा? क्या बात है? मेरी आवाज अब आ रही है? मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। नाउ एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके, तुम्हें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जाना है, तो तुम्हें क्या करोगे? तुम एनआईटी ऐड करोगे या माइनस करोगे? ऐड होगा। क्या ऐड होगा? अच्छा तुम्हारा माइनस है नवनीत, और अमीशा तुम्हारा ऐड है। देखो अमीशा ने सही बोला है। देखो नवनीत, हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाते हैं ना, तब हम एनआईटी को माइनस करते हैं, लेकिन जब हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जा रहे हैं तो हमेशा अपोजिट कॉन्सेप्ट होगा, एनआईटी ऐड होगा। देखो एक चीज स्टूडेंट ध्यान रखो, एक कॉन्सेप्ट लर्न कर लो, बाकी हिसाब से सारी चीजें अपोजिट कर लो। या तो ग्रॉस से समझ लो कि ग्रॉस से नेट जाएंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा, नेट से ग्रॉस अपोजिट होगा। डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे तो एनएफआईए ऐड होगा, नेशनल से डोमेस्टिक में अपोजिट होगा। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जाएंगे तो एनआईटी ऐड होगा, नहीं तो एमपी से एफसी जाएंगे तो अपोजिट होगा। अब ये तुम्हारी कंफर्टेबिलिटी जोन है कि किस कॉन्सेप्ट से तुम्हें कंफर्टेबल लग रहा है, हर चीज को अपोजिट कर दो, बस एक बेस ध्यान रखो। ठीक है, क्लियर है? ओके मैम। ओके नेक्स्ट मेथड, बस ये हम लास्ट नेक्स्ट मेथड पर क्या ओवर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। देखो हमने दो मेथड पढ़ लिए अभी। पहला था हमारा इनकम मेथड, फर्स्ट इज प्रोडक्ट मेथड, सेकंड इज द इनकम मेथड। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हम क्या क्या लेते हैं? देखो एक्सपेंडिचर मेथड इंक्लूड करता है क्या चीजें? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट, और हम इसमें क्या निकालते हैं? जीडीपी एमपी। देखो हमने नेशनल इनकम निकालने के सारे पर्सपेक्टिव देखे। पहला इनकम पर्सपेक्टिव देखा कि अगर पैसे कमाएंगे तो कैसे निकालेंगे। दूसरा, अगर कोई चीज प्रोड्यूस करेंगे, सामान अगर हम खुद बनाएंगे तो नेशनल इनकम कैसे निकलेगी। तीसरा, अगर खर्चा करेंगे तो कैसे निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है जीडीपी एमपी। कैसे निकलता है हमारा जीडीपी एमपी? निकालने का इसके अंदर फॉर्मूला है, दैट इज जीडीपी एमपी में हम ऐड करते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी। और देखो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट को ऐड करने से तुम्हारा क्या निकलता है स्टूडेंट्स? जीडीपी एमपी निकलता है। समझ आया कि इसके अंदर एक्सपेंडिचर मेथड से हम कैसे निकालते हैं चीजें? मैम एक बार
रिपीट करेंगे? हाँ, मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार। देखो, एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, हम हमारे खर्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देखते हैं कि अगर खर्चा करेंगे तो नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे। तो देखो, इसके अंदर हम जो चीजें निकालते हैं, सबसे पहले तो इसके अंदर निकलती है हमारी जीडीपी एमपी। अब जीडीपी एमपी कैसे निकालते हैं, इसके अंदर हम बेसिकली हम देखते हैं, पहला पॉइंट है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ने कोई भी खर्चा किया, जैसे तुम्हें पता है कि हमारी गवर्नमेंट है डिफेंस पे खर्चा करती है, रोड्स पे खर्चा करती है, रेलवेज पे खर्चा करती है। ये सेकंड है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर क्या आते हैं, इंडिविजुअल ने, हाउस होल्ड ने, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी खर्चा करते हैं, तो वो सब चीजें इसके अंदर आती हैं। थर्ड हमारा पॉइंट होता है इसके अंदर नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स, हम इंटरनेशनल बिजनेस भी करते हैं, तो देखो हमारी कंट्री एक्सपोर्ट भी करती है तो साथ ही साथ इंपोर्ट भी करती है। तो नेट एक्सपोर्ट डिफरेंस होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, तो उसको हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। तो इन तीनों का टोटल जब हम करेंगे तो क्या निकलती है हमारी जीडीपी एमपी, सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हुई है हमारी अकाउंटिंग ईयर के अंदर, वो इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या निकलती है, जीडीपी एमपी। देखो इसके अंदर लिखा भी है 1 + 2 + 3 + 4 बन के क्या निकल जाता है हमारा जीडीपी एमपी। और देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मीन्स होता है कभी कभी हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है असेट्स में खर्चा करना। तुमने जैसे मैंने नवनीत को एक दिन एग्जांपल दिया था कि वो अपनी सोनाटा की वॉच से कहाँ शिफ्ट हो गया, एमआई की वॉच पे, तो ये हो गया असेट्स में इन्वेस्टमेंट करना। तो ग्रॉस कैपिटल इंफॉर्मेशन करना एक तरह से वो होता है हमारा क्या कहते हैं, असेट्स में खर्चा करना। तो 1 + 2 + 3 + 4 टोटल बन के क्या बनता है हमारा जीडीपी एमपी। अब हम इससे क्या निकालेंगे, एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी कैसे निकलता है, अब मुझे तुम बताना कॉन्सेप्ट में, तुम्हें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे रखा है मार्केट प्राइस से, निकालना है एनएनपीएफसी। सबसे पहले बताओ ग्रॉस से नेट जाएंगे तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ऐड होगा। ग्रॉस से नेट जाएंगे तो क्या करेंगे, ऐड डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, ऐड करेंगे या लेस करेंगे, ऐड ठीक है। अच्छा अमीशा ने तो बोला है ऐड। अच्छा नवनीत तुम्हारा क्या आंसर है, आईडी करेंगे। ठीक है। देखो स्टूडेंट्स तुम अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो, देखो मैं बता देती हूँ। देखो क्या करेंगे हम, देखो ग्रॉस से कहाँ जा रहे हैं, नेट की तरफ। नेट का मतलब क्या होता है, हर चीज माइनस माइनस करने के बाद निकल रही है। एक कॉन्सेप्ट समझो, नेट मीन्स टोटल, हर चीज माइनस करने के बाद निकाल रहे हैं। ग्रॉस से जब नेट जाएंगे तो डेप्रीसिएशन माइनस होगा। अब इस चीज का ध्यान रखना, गलती मत करना तुम दोनों, ग्रॉस से नेट जाएंगे तो डेप्रीसिएशन ऑलवेज माइनस होगा, ठीक है। अब चलो एक बताओ, डोमेस्टिक से नेशनल जा रहे हो तो एनएफआईए ऐड होगा या लेस होगा, डोमेस्टिक से ऐड होगा। या अच्छा नवनीत तुम्हारा क्या आंसर है, आईडी होगा। ठीक है। अब तुम्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर है डोमेस्टिक से नेशनल वाला, या रट्टे मत मारना, इसको रट्टाफिकेशन नहीं करना है, समझो कॉन्सेप्ट को कि डोमेस्टिक में अब्रोड वाली इनकम इंक्लूड नहीं करते, लेकिन हम नेशनल की तरफ जा रहे हैं तो अब्रोड वाली इनकम को इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जा रहे हो, क्या करोगे, माइनस माइनस क्या होगा ये बताओ, एनएफआईए नहीं होगा। देखो देखो एक चीज समझो, जब ग्रॉस से नेट जाते हैं तो कॉन्सेप्ट होता है डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल जाते हैं तो कॉन्सेप्ट होता है एनएफआईए। फिर जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाते हैं तो कॉन्सेप्ट आता है एनआईटी। एनआईटी का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तुम्हें क्वेश्चन के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स भी दिया जाएगा, सब्सिडी भी दी जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस कहलाता है एनआईटी। और एनआईटी को हम जब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाते हैं तो माइनस करते हैं।
समझ आया तुम दोनों को ये कॉन्सेप्ट? एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. ओके तो तुम्हें तीनों मेथड में कोई डाउट नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में? फर्स्ट मेथड प्रोडक्ट, सेकंड इज इनकम, थर्ड इज एक्सपेंडिचर. एनी डाउट टिल हियर? नवनीत तुम्हें कोई डाउट आज के लेक्चर में कोई भी? ओके तो हम आज यहीं ओवर करते हैं हमारी क्लास, ठीक है? कल हम कंटिन्यू करेंगे. अच्छा अब तो मुझे एक चीज़ बताओ, तुम्हें पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या मेरी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो टेल मी वेरी फ्रैंकली कि मैम इस टॉपिक में आप बहुत फास्ट जा रहे हो या हमें ये चीज़ कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ पा रहा है, आप हमें समझाओ. कुछ भी बहुत फ्रैंकली तरीके से बताओ मुझे. कोई डाउट होता है तुम्हें किसी भी लेक्चर में तो बता दो. स्टूडेंट्स तुम्हें डाउट रहता है क्या? No, ma'am. ओके नवनीत तुम्हें कोई डाउट किसी भी टॉपिक में? नो मैम. ओके तो हम आज का लेक्चर यहीं ओवर करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. Thank you. थैंक यू मैम.